वेलकम बैक गाइस टू एपिसोड 3 ऑफ बी अ बैंकर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सो दैट आपका बैंक का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों में हेल्प मिले। एपिसोड 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप प्लीज़ जाके उन दोनों एपिसोड्स को देखिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो प्लीज़ आप उन दो वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। पहले में हमने बात किया था हाउ डज़ आरबीआई मैनेज लिक्विडिटी, और दूसरे एपिसोड में हमने बात किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब इस एपिसोड में हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। हमने पहले एपिसोड में देखा था कि आरबीआई क्या करती है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई को कम करती है या फिर लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दूसरे में हमने सुना था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को 4% पे रखना विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ +-2%। तो दोनों में ही इन्फ्लेशन आया। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज़ द परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, यानी कि एक बारी में प्राइसेस नहीं बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा और वहाँ जाके नहीं रुकेंगे। परसिस्टेंट यानी कि साल दर साल हम देखेंगे कि चीज़ों कि दाम में इजाफा हो रहा है, दाम बढ़ रही है चीज़ों की हमारी इकोनॉमी में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की। सो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 1 साल पहले आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा था, और अगर आज आप उस चीज़ को ख़रीदने जाते हैं और उसकी प्राइस आपको पता लगती है 110 रुपीज़, सो आप देखेंगे कि उसका दाम जो है 10 रुपये से बढ़ गया है। अगर परसेंटेज टर्म में आप देखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का प्राइस दैट इज़ 100 इंटू 100 दैट इज़ 10%, यानी कि प्राइसेस 10% से बढ़ गई है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। नाउ अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों प्राइसेस क्यों बढ़ती है, क्यों होता है इन्फ्लेशन? तो दो मेन कॉजेज़ हैं इसके। पहले को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरे को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारे इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई है उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अब देख रहे हैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर फेस्टिवल के सीज़न में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और सप्लाई तो उतनी जल्दी हम नहीं बढ़ा सकते हैं ना जितनी जल्दी डिमांड बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। और दूसरा इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो जब सप्लायर के साइड से या मैन्युफैक्चरर के साइड से चीज़ों की दाम बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी महंगा होगा, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये हो गए कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला टाइप है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आप अगर इंग्लिश के वर्ड से समझें, क्रीप का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे बढ़ना। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन तब होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ता है, जनरली 2% 3% या सिंगल डिजिट में ही। दूसरा है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा है गैलपिंग इन्फ्लेशन। अगर आप गैलप वर्ड को जानते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब जब घोड़े दौड़ते हैं तो वी कॉल इट गैलपिंग। ओके, सो जब इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता है तो वी कॉल इट गैलपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन ये एक अलग टाइप है, जिसका मतलब होता है कि जब बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ती है इकोनॉमी में। ऐसा हमने कुछ इंस्टेंसेस में देखा है, हमने अर्जेंटीना में देखा है, हमने वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में देखा है या बोलिविया में देखा है कि इन्फ्लेशन 100%, 120%, यानी कि इफ़ेक्टिवली चीज़ों के दाम 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं अगर बहुत शॉर्ट इंटरवल में। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। फिर एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक टर्म है, आप डेफिनेशन अगर समझेंगे, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी हुई है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। एक होता है फिलिप्स कर्व। इसका कहना है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है
तो उस समय क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है, ठीक है। बट 1970s या 80s में यूएस में ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा थी। तो फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रेक हो गया और इस फिनोमेनन को नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन। इसके बाद एक लास्ट टाइप है स्क्यूफ्लेशन, यानी कि चीज़ों की दाम तो बढ़ रही है बट एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम कम बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 5% का है, बट अगर आप एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स पकड़ लें तो उनका सिर्फ इन्फ्लेशन देखें तो वो 12-13% हो सकता है और दूसरे यानी कि बाकी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसका इन्फ्लेशन 2-3% हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन, यानी कि प्राइस राइज जो है वो स्क्यूड है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये हमने जाना इन्फ्लेशन क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करते हैं। तो दो इंडाइसेस हैं इसको मेज़र करने के लिए। पहला इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जब हम कंज्यूमर के साइड से यानी कि परचेज़ करने के साइड से, जैसे कि मार्केट में सामान है, कंज्यूमर जाते हैं और परचेज़ करते हैं, जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो मेज़रमेंट आती है वो है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। और जब हम होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साइड से जब हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं तो दैट इज़ होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। ओके, अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कौन सी बॉडी लॉन्च करती है इस डेटा को, तो दैट इज़ एनएसओ। और अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन तो उसको लॉन्च करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। अगर हम डिटेल में जाएं तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 4 टाइप्स के या फिर 4 सेक्टर्स के लिए मेज़र किया जाता है। फर्स्ट इज़ सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स, दूसरा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तीसरा है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ और चौथा है रूरल लेबरर। आपको बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन वर्ड्स को जानना चाहिए, बट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है सीपीआई, ठीक है। जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में उसका जो मैंडेट है 4% सेट करना या मेंटेन करना इन्फ्लेशन लेवल को, वो इसी इन्फ्लेशन लेवल की बात हो रही है CPIC, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। कंबाइंड मतलब एक कंप्यूटेशन है रूरल एरियाज़ के लिए, एक है अर्बन एरियाज़ के लिए। जब हम दोनों को कंबाइन करके एवरेज या एग्रीगेट निकालते हैं तो दैट इज़ CPIC, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ओके, तो अगर आप को मैं बताऊं कि कैसे कैसे हम कंप्यूट करते हैं सीपीआई को, तो क्या होता है कि एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 610 प्रोडक्ट्स को हम डालते हैं उसमें, जो हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम सीपीआई की बात करें तो उन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसको हम ट्रैक करते हैं। लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, या फिर 3 महीने पे या 6 महीने पे, जैसा भी हमें चाहिए, ठीक है। तो अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ देयर जिनके प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है और फिर एवरेज लिया जाता है और जितना प्राइस राइज है उससे हम पता करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट या क्या ग्रुपिंग्स हैं उसकी। तो सबसे पहले क्या है कि सीपीआई में जो मेजर शेयर है वो है अराउंड 40% इज़ फूड एंड बेवरेज, यानी कि एक जो कॉमन आदमी है, ऐसा कंप्यूट किया गया कि उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो नीड है डेली के हिसाब से वो है खाने पीने की नीड। तो जो फूड एंड बेवरेजेस हैं उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया। आपको ये सारी वेटेज को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम इसको करते हैं। और जब मैं बात करूँ होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में तो उसमें 3 चीज़ होते हैं। द फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, सेकेंड इज़ प्राइमरी आर्टिकल्स एंड थर्ड इज़ फ्यूल एंड पावर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेट होता है वो होता है 62% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है मैन्युफैक्चरर की साइड से हम देखते हैं कि क्या प्राइस चेंज है, प्राइस राइज है या प्राइस कम हो रही है। तो इसीलिए ये बिल्कुल ही एविडेंट है कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसका वेटेज इसमें 62% है।
तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट बता दी कि इन्फ्लेशन क्या है, क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या टाइप्स हैं, कैसे हम कंप्यूट करते हैं, कौन सी बॉडीज़ इस डेटा को पब्लिश करती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, आपको अगर कुछ ना समझ आया हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की, या फिर कुछ डाउट्स को मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एड्रेस करूँ। सो गाइज़, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।